एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। लुक एट दिस साइड योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 8th की एसएसटी जो न्यू बुक है, इसका चैप्टर नंबर 2 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। इसके आज हम लोग नोट्स कवर करने वाले हैं। आई नो वेरी वेल और दिस पर्टिकुलर वीडियो बच्चे बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे, लेकिन मैंने कल बताया था स्टोरी पे, जिन बच्चों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा उनको पता है कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से ना तो नोट्स कंप्लीट बन पाए थे, ना ही वीडियो शूट हो पाने की हिम्मत थी। बट आज मैं काफी हद तक ठीक हूँ, तो पढ़ाई तो करनी है। तो चलो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग करेंगे आपके क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्रीज। नॉट एक्चुअली मैप था, ये देखो मैंने आपके ना इसका नाम ही अलग लिख दिया, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। सॉरी, इट्स मैप नॉट बाउंड्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे जरा इसको खुद ठीक कर समझ जाना इसको। ठीक है, चलो अब देखो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से आपके चैप्टर की। हम लोगों ने बिग क्वेश्चंस, आप लोगों के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो वाले पार्ट भी, चारों के चारों इस वीडियो के पार्ट्स। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग इस वाले वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हो, इस चैप्टर को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऐसे ही आप लोग आगे की वीडियोस में बच्चों को शेयर करो, उनको प्यार दो। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो अब जरा बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, अपने इस वीडियो की अपने नोट्स की शुरुआत करते हैं। तो हम यहीं से जो है इसको पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। वन शॉट रिवीजन भी कह सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे इसके अंदर, नोट्स वगैरह जो आप लोग के वो सब यहाँ पे मैंने डाल रखे हैं। ठीक है जी, चलो शुरुआत करते हैं अपने जरा चैप्टर की। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेडिवल पीरियड। आखिर ये मेडिवल पीरियड होता क्या है, जो बीच का पीरियड है, जो मेडिवल पीरियड है, ये आखिर होता क्या है। सबसे पहली बात हमने कहा था कि जो एंशिएंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड के बीच का टाइम होता है उसे हम बोलते हैं आपका मेडिवल पीरियड। अब इसमें देखो दो तरह के पीरियड्स आते हैं, एक आता है अर्ली मेडिवल पीरियड, एक आता है लेट मेडिवल पीरियड। अर्ली वाले में यानी कि जिस टाइम पे रीजनल किंगडम्स आए हैं, जिस टाइम पे टर्किश के इन्वेजन्स हुए हैं, जो आपका स्टार्टिंग वाला पार्ट था, वो आपका है अर्ली मेडिवल पीरियड। लेकिन जो आपका लेट मेडिवल पीरियड है वो कौन से वाला पार्ट है, जिसमें आपके दिल्ली सल्तनत आई है, जिसमें आपका मुगल एम्पायर आया है, तो ये आपका है मेडिवल पीरियड। मुगल एम्पायर के बाद ही हम देखते हैं कि हमारा ब्रिटिशर्स आते हैं, और ब्रिटिशर्स के आते ही शुरू हो जाता है आपका मॉडर्न पीरियड। समझ में आ रहा है। और ये जब रीजनल किंगडम वगैरह जब तक शुरू नहीं हुए थे, उससे जो पहले का टाइम था वो तो आपका एंशिएंट पीरियड। ठीक है जी, तो यहाँ पे डिफरेंस आपको समझना होगा कि आखिर ये मेडिवल पीरियड है क्या। अकॉर्डिंग टू यूरोप ये अलग टाइम पीरियड था, लेकिन इंडिया के अकॉर्डिंग ये अलग टाइम पीरियड है, जहां पे एंशिएंट और मॉडर्न के बीच का टाइम है। अर्ली वाला रीजनल किंगडम्स का है और लेट वाला दिल्ली सल्तनत का है। अच्छा, अब आपसे पूछ सकते हैं आखिर व्हाट इज रेनेसांस। रेनेसांस या रेनेसां पीरियड होता क्या है आखिर। तो कहते हैं ये वो पीरियड था रिवाइवल का, मतलब एक ऐसा पीरियड था जिस टाइम पे लर्निंग, नॉलेज, कल्चर, ये सब चीजें जो है ना यूरोप में उसका वापसी हो रही थी, इन सबका रिवाइवल हो रहा था, दोबारा से जो ये चीजें यहाँ पर आ रही थी। और ये कब से कब तक था, 14 से लेकर के 17 सेंचुरी। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था बच्चा कि इस वाले पीरियड में हम कोई बीसी वाला वर्ड नहीं यूज करेंगे। जो भी यहाँ पे सेंचुरी की बात हो रही है वो आपके एडी में है। जैसे आज आपका क्या चल रहा है, एडी 2025 चल रहा है, यही चल रहा है। यानी कि सेंचुरी कौन सी आपकी 21st सेंचुरी है। 21st सेंचुरी का मतलब 2000 साल से लेकर के 2099 ईयर्स, ये जो आपका टाइम पीरियड है इसे हम बोलते हैं आपकी 21st सेंचुरी। तो अगर यहाँ पे लिखा है 14 सेंचुरी, इसका मतलब क्या होगा, कई बार बता चुकी हूँ, 1300 से लेकर के 1399 तक का टाइम जो होगा वो आपका आएगा 14 सेंचुरी। और 17 सेंचुरी 1600 से लेकर के 1699 तक का टाइम जो होगा वो होगी आपकी 17 सेंचुरी। तो इसके जो बीच का टाइम है 1300 से लेकर के 1699 तक का, ये आपका पीरियड था रेनेसांस पीरियड, जिस टाइम पे यूरोप में लर्निंग दोबारा से हो रही थी, नॉलेज दोबारा से हो रही थी, रिवॉल्यूशन दोबारा से हो रहे हैं, कल्चर दोबारा से आ रहा है, ये चीजें यहाँ पर हो रही है। लोगों का जो इंटरेस्ट है आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, वो इंटरेस्ट जो है लोगों का दोबारा से आ रहा है, वो इंटरेस्ट जो है पहले चला गया था। दोबारा से आना, रेनेसांस, दोबारा से कोई चीज हो रही है, उसकी हमने यहाँ बात करी है। अच्छा, अब देखो कह रहे हैं 11th सेंचुरी जो आपका चल रहा था उसमें स्टार्टिंग का जो पीरियड था अर्ली, और स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है कि 1100 से लेकर के बेसिकली 1140 तक का टाइम होगा, उससे हम बोल देंगे। अगर मिड होगा तो बोलूंगी 1150 के आसपास का है। अगर लेट लिखा है तो यानी कि 1160-70 के बाद का टाइम पीरियड, इस तरीके से मान के चलते हैं अगर अर्ली, लेट या मिड का वर्ड। उसका मतलब कहते हैं हिंदू कुश माउंटेन, जो कि आपके हमने मैंने दिखा रखा आपका, जैसे मान लो आपका मैप है, इसमें बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है, ये सारा का सारा क्या आपका हिंदू कुश माउंटेन्स है। यहाँ से किसने एंट्री ली थी इंडिया में, कौन एंटर करा था और क्यों आए थे,
मैंने बोला जो टर्की या फिर जो अफगान के इन्वेडर्स थे, जो जो टर्की से आ रहे थे या फिर अफगानिस्तान से आ रहे थे, और थे कौन, ये मुस्लिम थे बेसिकली। ये जो यहाँ पर आ रहे थे सेंट्रल एशिया वाले पार्ट से इंडिया के अंदर आ रहे थे। अभी मैंने बोला ये क्यों आए थे, ये जो भी यहाँ पे टर्किश के इन्वेशन हुए थे, अफगान के इन्वेशन हुए थे, ये क्यों हुए थे? एक तो यहाँ पे लूटपाट करने के लिए, यहाँ का जो पैसा है वो अपने यहाँ लेके जाने के लिए, अपने रिलीजन को स्प्रेड करना भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव था। तो ये जो कुछ इनकी चीजें थी, रिलीजन को एक्सपैंड करना, अपनी टेरिटरी को ऑब्वियसली बात कर वहां से यहाँ आ रहे हैं इन्वेड करने के लिए, कब्जा करने के लिए, तो अपनी टेरिटरी को बड़ा करने के लिए आ रहे हैं, तो रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए आ रहे हैं। वेल्थ, यहाँ का जो पैसा है उसको लेने के लिए, उसको कॉन्क्वर करने के लिए, यहाँ पे लूटपाट करने के लिए, उसके लिए यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं। तो प्लंडर का मतलब होता है बच्चा लूटना, स्टील, चोरी करना। कहते हैं हाउ डिड दिल्ली सल्तनत फॉर्म, आखिर दिल्ली सल्तनत कैसे फॉर्म हुई? दिल्ली सल्तनत से पहले जो है आपका किंग चौहान वगैरह थे यहाँ पर। चौहान जब थे तो चौहान कैसे हारे, कौन था उसका लास्ट किंग? तो कहते हैं किंग पृथ्वीराज चौहान को 1192 में किसने मारा? दिल्ली सल्तनत ने, के जो आपके किंग थे आपके, उसने जो है मारा था। और उसके बाद जो है मतलब बेसिकली इनकी डेथ के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेशन जो है होना शुरू हुआ था। उनकी डेथ हो गई थी एक वॉर में, उस वॉर के बाद जो यहाँ पे कौन है, दिल्ली सल्तनत यहाँ पर आ गए थे। अब बात करूं मैं दिल्ली सल्तनत के अंदर आखिर था कौन कौन, तो कौन कौन था दिल्ली सल्तनत के अंदर? एक सेकेंड मुझे लगे, अच्छा ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन कौन था? सबसे पहली डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन सी थी? वो थी आपकी ममलुक डायनेस्टी, यानी कि स्लेव डायनेस्टी, सबसे पहली वो थी। उसके बाद मैंने कहा था आपकी है खिलजी डायनेस्टी, फिर आपकी तुगलक, फिर आपकी सैयद, और फिर आपकी थी लोधी डायनेस्टी। हर एक डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, कहां पर क्या चीजें इंपॉर्टेंट थे किसकी डायनेस्टी के अंदर, उसको पढ़ेंगे। मैंने बोला ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, देखो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या था, जो सक्सेशन था ना, वो प्राइमोगेनिचर इज अ वर्ड जो कि आपके क्लास 7 के बुक में भी था, प्राइमोगेनिचर पे बेस नहीं था। जिस भी फॉर सपोज यहाँ पे राजा है, अगर राजा के यहाँ प्राइमोगेनिचर का रूल चलता है, तो प्रीमो या प्राइमोगेनिचर का मतलब क्या होता है कि जो भी राजा है जिसका अगर 2-3 बेटे हैं, तो उसमें से जो एल्डर वाला होगा, जो बड़ा बेटा होगा, सिंपल सी भाषा में, वो जो है उसके डेथ के बाद, राजा की डेथ के बाद उसका बेटा जो है किंग बन जाएगा, उसे आप बोलते हो प्राइमोगेनिचर। अगर वो सिस्टम है तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन दिल्ली सल्तनत में ये सिस्टम नहीं था। वहां पर क्या था कि जो भी यहाँ पर राजा के अगर 2-3 बेटे हैं, वो आपस में लड़ेंगे, जो उनमें से ज्यादा पावरफुल साबित होगा वो जो है राजगद्दी पर आकर बैठेगा। समझ में? तो ये वाला यहाँ पर रूल जहाँ पे उस टाइम पे था कि पावर, मिलिट्री स्ट्रेंथ और नोबल्स के सपोर्ट से जो इंसान यहाँ जीत सकेगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बात है कंफ्लिक्ट होंगे, स्ट्रगल्स होंगे, बैटल होंगे, लड़ाइयां होंगी, ये सब चीज जो उस टाइम पे काफी हो रही थी, जिसकी वजह से कहते हैं कि सुल्तान का जो एवरेज रीन था, जो एवरेज टाइम पीरियड यहाँ पे रहा है इन सब सुल्तान का, वो 9-10 साल ऐसे ही यहाँ पर करीब करीब रहा है। जैसे जो एवरेज निकलता है इन सबका, वो क्या निकलेगा? 9 साल का रहेगा। अच्छा, आगे जो क्वेश्चन भी यहाँ पे इसके रिलेटेड कि आखिर मुगल्स का इतना एवरेज टाइम पीरियड ज्यादा क्यों रहा है? ठीक है, मुगल्स का कितना रहा है, इनका कितना था, ये आपकी बुक में था, मैंने पढ़ाया था आपको इसके बारे में। अच्छा, अब देखो बात करते हैं ममलुक डायनेस्टी में आपके कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक है, रजिया है, इल्तुतमिश है, सुल्तान इल्तुतमिश, ये यहाँ पर ये सब लोग यहाँ पर थे। अब देखो बात करूं अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद कौन आते हैं आपकी? खिलजी आते हैं। ये देखो, अब खिलजी के बारे में बात करूं, इसमें देखो खिलजी में एक अलाउद्दीन खिलजी थे जो काफी मेन इंपॉर्टेंट रहे थे। उन्होंने खुद को सेकंड अलेक्जेंडर कहा था। अब अलेक्जेंडर कौन था, इसका जिक्र मैंने आप लोगों को पहले भी करा हुआ है, क्लास 7th में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इवन अगर आपको ब्रिज कोर्स में हमने पढ़ा है तो वहां भी आप लोगों ने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था। ठीक है, कहते हैं इसने खुद को सेकंड अलेक्जेंडर बोला। क्यों बोला? अलेक्जेंडर वाज द पर्सन जिसके हाथ में जो पूरा का पूरा रोमन एम्पायर था, वो जो है क्या था, वो इधर की तरफ इंडिया में आया था। इंडिया में यहाँ पर जब हमने कहा था कि यहाँ पे बैटल हुआ था झेलम नदी के पास, पोरस नाम का एक किंग था जिसके साथ जो है, आई होप आपको याद होगा, जिसके साथ झेलम नदी के पास जो है बैटल हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है वहां से अलेक्जेंडर जीत तो गया था, लेकिन तब भी उसने वहां पे उसको राज करने दिया था, उस किंग को ही वहां पे। लेकिन उसके आगे जो है उसके जो सोल्जर्स थे अलेक्जेंडर के, उसकी आर्मी जाने से मना कर दिया था, बिकॉज उसके सोल्जर्स बहुत थक गए थे। दैट वाज द पॉइंट। लेकिन अलेक्जेंडर के अंदर बहुत बड़ा एरिया था, बहुत वास्ट एरिया था जिसपे अलेक्जेंडर राज करता था। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को जो है सेकंड अलेक्जेंडर कहा था कि भाई मेरे अंदर ये बहुत बड़ा एरिया जिसपे मैं राज करता हूँ, और मेरी भी जो है बहुत दूर दूर तक पहचान है। मैं भी ऐसे काम करूंगा जिससे मेरे जाने के बाद भी यहाँ पर मेरा नाम रहे, सब लोग मुझे याद रखे। तो बेसिकली किस वजह से कहा था कि उसके भी बहुत सक्सेसफुल मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट रहे थे, जहां पे गया था वो जीत गया था, बहुत बड़ा एरिया जो उसके अंडर था, और वो चाहता था कि लोग उसको अलेक्जेंडर की तरह ही याद रखें।
इवन जो मुगल इन्वेशन हुए थे उस टाइम पे, मंगोल के इन्वेशन हुए थे, जहाँ के लोग आए थे उनसे भी जो उस टाइम पे ये लड़ा था। कौन लड़ा था? आपका अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, खिलजी के टाइम पर ही आप लोगों ने, आपके कुछ नाम थे फॉर सपोज आपके, जैसे आपका आगे जो बैटल होते हैं मराठास के साथ जो वॉर हुआ, बाकी चीजें जैसे मान लो कि अहमद शाह अब्दाली है, वो भी मंगोल से आया था। तो यानी कि बेसिकली कह रहे हैं एक खिलजी के टाइम पर भी और तुगलक के टाइम पर भी ये सब लोग जो आए थे, काफी अलग अलग जगहों से इन्वेशन हुए थे, जिससे ये लोग जो है अगेंस्ट लड़े थे। अगर मैं बात करूं तुगलक डायनेस्टी की, तो तुगलक डायनेस्टी में काफी इंपॉर्टेंट नाम है विच इज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ऐसा हुआ था पहली बार कि जो मौर्य एम्पायर था वो, मौर्य एम्पायर, सॉरी इट्स मुगल एम्पायर, बच्चा सॉरी इट्स मुगल एम्पायर, इट्स नॉट मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर जो मुगलों को लिखते लिखते भी कई बार ना क्या हो जाता है, मुगल एम्पायर जो था वो आपके सबसे ज्यादा मोस्ट एक टाइम पे पहुंच गया था, कहते हैं मौर्य एम्पायर। अच्छा ठीक है, ओके, मैंने ये लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने एग्जैक्टली ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मौर्य एम्पायर से, मुझे लगा मैंने यहाँ पे मुगल एम्पायर की जगह पे मौर्य क्यों लिखा है, मुगल्स के टाइम की बात थी ये तो, नहीं ठीक है, सही लिखा है मैंने यहाँ पे, आई वाज नॉट रॉन्ग, आई वाज राइट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई मौर्य एम्पायर के बाद, सीन्स द मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर के बाद से अब ऐसा पहली बार हुआ था कि अब जो है क्या हुआ था, इसके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे एक बहुत बड़ा एरिया था हमारे इंडिया का, सब कॉन्टिनेंट का, जो कि एक रूलर के अंडर आया था। मतलब मौर्य अशोका आपके थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे उससे पहले, और चंद्रगुप्त मौर्य अशोका, इनके टाइम पे ऐसा हुआ था कि जो पूरा का पूरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट है वो एक रूलर के हाथ में था। उनके बाद से पहली बार ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर हुआ था, जब एक बहुत बड़ा एरिया एक ही रूलर के अंडर था, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है, ज्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं रहा था, शॉर्ट टर्म काफी था। अब कह रहे हैं शॉर्ट टर्म क्यों था भैया, वाई, ऐसा क्यों हुआ, कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी तुगलक की जिसकी वजह से उसका किंगडम जो है वो गिर गया, फॉल हो गया, उसका डिक्लाइन हो गया। पहली बात, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, उनकी अच्छी खासी कैपिटल जो है कहां पे थी, दिल्ली में थी, दिल्ली से शिफ्ट करके वो कहां ले गए, दौलताबाद में ले गए। फिर दोबारा से उन्होंने क्या किया था, जब तुगलक को लगा कि भाई नहीं यहाँ पे सब कुछ जम नहीं पा रहा, सही से नहीं हो रहा है, तो उन्होंने दोबारा से दौलताबाद से कैपिटल को शिफ्ट करके दोबारा दिल्ली में कर दिया। तो पहले दिल्ली से कहां पे ले गए, दौलताबाद में ले गए, फिर दौलताबाद से दोबारा कहां पे आए, दिल्ली में आ गए। इसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर लॉस हुआ था, बहुत प्रॉब्लम हुई थी, रिसोर्सेज का, ट्रेजरी का, पैसों का, इकोनॉमिक लॉस, सब कुछ काफी लॉस हुआ था, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी थी, बिकॉज लोगों को यहाँ से यहाँ मूव करना, फिर यहाँ से यहाँ दोबारा मूव करना, इससे जो है काफी प्रॉब्लम फेस करी थी। तो एक यहाँ पर ये रीजन रहा तुगलक की डिक्लाइन का, तुगलक के बाद जो है बेसिकली आपके सल्तनत के डिक्लाइन का। सेकंड बात करूं अगर मैं, दैट वाज टोकन करेंसी। टोकन करेंसी का मतलब क्या है, तुगलक ने क्या किया था, कुछ ब्रॉन्ज कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करा था, सिल्वर या वगैरह की जगह कुछ ब्रॉन्ज कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करा था। लेकिन इन वाले ब्रॉन्ज कॉइन्स को काउंटरफीट करना, यानी कि इनकी जो है कॉपी बनाना, इनके जो है फेक कॉइन बनाना काफी इजी था। तो यहाँ पर जगह जगह लोगों ने, जो नॉर्मल लोग थे, सब लोगों ने इन कॉइन्स का, जो ब्रॉन्ज के कॉइन थे, उनको जो है कॉपी कर लिया, फेक कॉइन बना लिए। अब जब फेक कॉइन बन गए तो जो भी बाहर के ट्रेडर्स या मर्चेंट्स वगैरह हैं, उनको दिख रहा है भाई यहाँ पे तो हर जगह फेक कॉइन्स है, उन लोगों ने इनके साथ ट्रेड करना, बिजनेस करना बंद कर दिया था। इसकी वजह से भी इनकी इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गई। अब आप सोचो, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रही है वो अलग हो रही है, जो राजा है हमारा उस पर से विश्वास अलग खत्म हो रहा है, तो क्या वो किंगडम, क्या वो राज्य टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा। लास्ट कह रहे हैं यहाँ पे टैक्सेशन करना दोआब रीजन में, यानी कि उसने क्या किया था, जो आपका लैंड वाला पार्ट था आपका, दोआब का मतलब बेसिकली क्या होता है, मानो यहाँ पे दो रिवर है, इसके बीच का जो एरिया लैंड वाला पार्ट है जो काफी फर्टाइल होगा, काफी यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा होगा, इसे हम सिंपली बोलते हैं दोआब। कब तक यहाँ पे क्या हुआ था, फेमीन के टाइम पे जब भुखमरी आई थी, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, लैंड पे टैक्सेस जो है तुगलक ने बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से फार्मर्स ने काफी सफर करा था, बाद में लोगों ने रिवोल्ट भी किया था इस किंग के खिलाफ। समझ में आया? तो यहाँ पर ये रीजंस रहे थे कि आखिर तुगलक की ऐसी कौन सी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से उसका डिक्लाइन हुआ था। अब मैंने कहा था कि इन्होंने क्या किया था, जिजिया को इम्पोज किया था तुगलक ने। जिजिया क्या था, नॉन मुस्लिम जो लोग हैं यहाँ पर, भाई जो अगर फॉर सपोज इफ यू आर नॉन मुस्लिम, आई एम नॉन मुस्लिम, अगर हमारे जो किंग है, जो राजा है, जो मोदी जी वट एवर, अब जैसे मान लो मैं उस टाइम की बात करूँ, किंग है, तो वो लोग जो है हम पे टैक्स लगाएं कि भाई तुम जो है मिलिट्री पकड़ के नहीं लेके जाएंगे, तुम्हारे साथ जो है ठीक रहेगा, हम तुम्हें बचा के रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे तुमको, लेकिन उसके लिए तुमको जो है टैक्स पे करना होगा, बिकॉज यू आर नॉन मुस्लिम। अगर तुम मुस्लिम होते, अगर तुम मुस्लिम हो तो हमारे जो मिलिट्री है वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम मुस्लिम नहीं हो तो तुमको प्रोटेक्शन लेने के लिए, मिलिट्री से बचे रहने के लिए तुमको जो है टैक्स पे करना होगा, एंड दैट वाज कॉल्ड जिजिया। अब बात करूं ऐसे कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से पार्ट थे, कौन कौन से किंगडम थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को बेसिकली रेसिस्ट करा, उनको स्टॉप करा अपने एरिया में आने से, उनको अपने एरिया के अंदर आके राज करने नहीं दिया। कौन कौन से थे वो,
फर्स्ट आपका था इसके अंदर ईस्टर्न गंगा किंगडम, जो हमने कहा था जो उड़ीसा वाला पार्ट था कलिंगा वाला, दैट वाज दिस। कहते हैं उन्होंने क्या किया उड़ीसा वाले पार्ट में कलिंगा ने, दे डिफेंडेड देयर रीजन सक्सेसफुली एंड डिड नॉट अलाउ सल्तनत टू कंट्रोल उड़ीसा। उन्होंने क्या किया था, आवाज कैसी आ रही है, जब भी शूट करने बैठो कोई ना कोई आवाज किसी प्रकार की, कभी कुछ, अब पता नहीं किस प्रकार की आवाज आ रही है। अब मैं उठ के जाऊंगी तो वीडियो बाद में एडिट करनी पड़ेगी, मेरे बस की नहीं है, पता नहीं क्या। कहते हैं दे डिफेंडेड देयर किंगडम, ये बेसिकली क्या किया था इन्होंने अपने किंगडम को काफी अच्छे से सक्सेसफुली जो है क्या किया था, सल्तनत से डिफेंड करके रखा था कि वो जो है इनके एरिया में आके इन पे राज ना करने लगे। अच्छा, इस टाइम पे काफी अच्छे इंपॉर्टेंट रूलर थे कलिंगा के, दैट वाज नरसिम्हा देव वन, जिन्होंने आपने देखा है कोणार्क में जो सन टेम्पल था वो भी इन्होंने बनवाया था, तो ये वाज आल्सो अ फैक्चुअल पॉइंट, तो आपको मैंने बता दिया। चलो आवाज तो बंद हुई। कहते हैं इनके जो काफी एक फेमस रूलर थे दैट वाज नरसिम्हा देव वन। अच्छा, एक बात करें अगर मैं होसाला किंगडम की, होसाला किंगडम कहाँ पे था आपका, जो कर्नाटक वाला पार्ट था, यहाँ पे था आपका होसाला किंगडम। यहाँ पे इन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से सल्तनत को जो है रेसिस्ट करा था, उन्हें रोका था, और एक बहुत अच्छी कैवेलरी जो घुड़सवार होते हैं, वॉरफेयर की प्रैक्टिस वगैरह इन्होंने भी जो है वो बनाई थी। फिर अगर बात करूं मैं बहामानी सल्तनत, जो कि बाद में आप देखोगे ये टूट जाएगी डेक्कन सल्तनत कई पार्ट्स में जो है, इसे हम कहेंगे यहाँ पे बहामानी सल्तनत। ये भी काफी जो एक स्ट्रॉन्ग किंगडम बन गया है डेक्कन में, जिसने दिल्ली की जो अथॉरिटी थी यहाँ पर, जो आपके ये आपके तुगलक थे, मतलब बेसिकली सुल्तनत थी, इसको जो है अपोज किया था, इसको जो है रेसिस्ट किया था। ये आवाज आ रही है ना, मेरे को इरिटेशन हो रही है, डिस्ट्रैक्शन हो रही है बहुत ज्यादा। राणा कुंभ वॉज इन राजस्थान, जो राजस्थान के थे, उन्होंने क्या किया था, राणा कुंभ ऑफ मेवाड़ के थे, 15th सेंचुरी में आए थे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल राजपूत के रूलर थे। वो ब्रेवली जो है काफी अच्छे से लड़ाई करी थी उन्होंने दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट, और उनकी डोमिनेंस को राजस्थान में रोका था। ठीक है, कहते हैं ही वॉज ऑल्सो अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी काफी पूछते थे, उसको भी काफी मानते थे, और उन्होंने कई सारे जो है फोर्ट्स वगैरह भी बनवाए थे। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को याद है कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि अरावली हिल्स में हम लोगों ने देखा था। आई रियली होप आप लोगों को बार बार पिक्चर्स को मुझे दिखाने की जरूरत ना पड़े, हम लोग ये वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, हिंदू कुश माउंटेन से कौन आया कैसे आए, इस वाले पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पे तुगलक के अंदर जो है कितनी टेरिटरी थी, और आपके उसके अंदर कितनी टेरिटरी थी, इसका हमने कंपैरिजन पहले भी करा हुआ था। फिर हमने यहाँ पे कहा कि क्या क्यों जो है दिल्ली सल्तनत का फॉल हुआ, उस वाले पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी ये वाला डिस्कस करा है कि कौन कौन आया था, डायनेस्टीज कौन कौन सी थी, एवरेज रूल कितना रहा था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है खुद को क्या कहा और क्यों कहा, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर क्या हुआ, उसकी कौन सी चीजों ने उसका जो है एम्पायर को डिक्लाइन करा, हमने वो भी पढ़ लिया। उसके बाद अब हमने पढ़ा जिजिया क्या होता है, वो हमने पढ़ा। फिर अभी हम ये वाला पार्ट जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये पता होना चाहिए कि हाँ हमने कहाँ तक का पार्ट जो कवर अप कर लिया है। फिर हमने ये देखा कि हाँ रेसिस्ट किसने करा दिल्ली सल्तनत को, तो ईस्टर्न गंगा किंगडम था आपका, ये वाला पार्ट आपको दिखा रखा है मैंने यहाँ पे जो उसने रोका, नरसिंह देव ने उसको रोका, जिसको हम नरसिंह देव भी कहते थे। ठीक है, फिर देखो ये वहां पिक्चर लगा रखी थी मैंने, कोणार्क आपको सन टेम्पल था, ये आपको वो मैंने यहाँ पे दिखा रखा था। फिर मैंने कहा हौसाला ने भी इसको रोका था, तो आपको जो कर्नाटक वाले पार्ट में थे। देन आई टोल्ड यू अबाउट बहामानी सल्तनत, जिसने इसको रोका था, जिसमें आप बाद में देखोगे अभी आपकी कई पार्ट्स में जो है टूट जाएगी। फिर देखो ये आपका था बच्चा आपका कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि आपके राणा संघ ने बनाया था। किसने बनाया, राणा कुंभ ने बनाया था। यह आपका था कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि आपके अरावली हिल्स पे था, जिसकी हाइट जो लेंथ थी वॉल की वो 36 किलोमीटर तक की लंबी जो है इतनी ज्यादा वो थी। तो इस वाले पार्ट को भी हम लोग जो है कवर अप कर रहे हैं, और ये वाला पार्ट हमारा हुआ है। नेक्स्ट देखो बात करेंगे हम लोग आपके विजयनगर एम्पायर के बारे में कि आखिर ये क्या था, विच वॉज द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, विजयनगर एम्पायर आप लोगों को ये वाला पार्ट दिख रहा है, देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट दैट वाज कॉल्ड विजयनगर एम्पायर। ठीक है, ये दिख गया आपको। ये फाउंड हुआ था 14th सेंचुरी में, हरिहरा एंड बुक्का नाम के दो भाई थे, उन्होंने जो इसको जो है फाउंड किया था, वो भी संत विद्यारण्या, जिन्होंने कहा था कि भाई हाँ ठीक है, ये वाला जो भूमि बहुत अच्छी साबित होगी तुम लोगों को, इस पे जो होगा ऐसा होगा वैसा होगा। तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाकर उसके थ्रू बता रखा था कि हाँ, उन्होंने जो इनको कहा था कि हाँ यहाँ तुम लोग जो यहीं पे राज करना, ये वाला जो एरिया है बहुत ज्यादा आगे चल के बहुत अच्छा जाएगा। तो जिनकी कैपिटल जो है इन लोगों कहाँ पे थी, दैट वाज हम्पी में कैपिटल थी इनकी, ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कर्नाटक ऑब्वियसली। दिल्ली अथॉरिटी को उन्होंने मना कर यानी कि अपने अंडर जो दिल्ली सल्तनत है उसको जो है अपने ऊपर नहीं हावी होने दिया, और अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम जो है बनाया था साउथ इंडिया को बचाने के लिए, जो यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर जो भी इन्वेजन हो रहे थे उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, और हिंदू कल्चर को जो है प्रमोट करने के लिए उन्होंने इसको स्टैब्लिश करा था, किसको, विजयनगर के एम्पायर को।
अच्छा, नेक्स्ट देखो बात करते हैं बहामानी सल्तनत। ठीक है, अब मैं देखो ये आपको दिख गया यहाँ पर, दैट वाज द बहामानी सल्तनत। कहते हैं जो कि नॉर्थ ऑफ विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ में थी। देखो आपको दिख गया यहाँ पे आपका विजयनगर एम्पायर वाला पार्ट है, इसके नॉर्थ में यहाँ पे आपका बहामानी सल्तनत था, ये बताया मैंने। बाद में जो है हमने कहा कि ये 5 डेक्कन सल्तनत में जो है टूट गया था, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, अहमदनगर और बिदार। ठीक है, इसमें जो है वो टूट गया था, जिसको जो है राज कौन कर रहा था, जो गवर्नर्स वगैरह हुआ करते थे पहले के टाइम पे, वो अब जो है इंडिपेंडेंट बन गए थे, मतलब बेसिकली जो उसके थे, अब जब उनको लगता है, मैंने बता रखा आप लोगों को पहले भी, जो से थिंक 7th क्लास में चैप्टर था वो वाला, कि हाँ कोई एक हमने ब्रिज कोर्स में पढ़ा हुआ है, ब्रिज कोर्स में भी हमने पढ़ा हुआ है किस तरीके से अगर एक एम्पायर है वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो टूट जाता है। क्यों टूटता है? जब उसको लगता है कि भाई जो आपके रीजन के जो किंगडम्स है अगर वो स्ट्रांग हो जाए, ये जो सेंटर है बैठा हुआ है अगर वो वीक पड़ जाए, इन रीजन की वजह से वो जो है आपका रीजनल किंगडम जो है वो राइज करते हैं। मैंने कहा 16th सेंचुरी में जो विजयनगर एम्पायर है वो जो अपने पीक पर पहुंच गया था कृष्णदेव आर्य के टाइम पे। इन कृष्णदेव आर्य ने एक तमिल की एपिक भी लिखी थी, विच वाज तेलुगु में एपिक लिखी थी, विच वाज नेम्ड एज अमुक्त मर्यादा। अमुक्त मर्यादा नाम की एपिक भी जो है उन्होंने यहाँ पे लिखी थी, विच वाज इन तेलुगु। ठीक है, तेलुगु कहाँ की लैंग्वेज है बच्चा? आपकी आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, यहाँ की लैंग्वेज है तेलुगु। अच्छा, यहाँ पे देखो दैट वाज एक विट्ठल टेम्पल का हमने देखो पहले डिस्कस किया था, जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपका एक विट्ठल टेम्पल है। इस कहाँ गया पिक्चर, एक सेकेंड। विट्ठल टेम्पल में जो आपकी वो पिलर्स वगैरह हैं उसको अगर स्ट्रक करोगे ऐसे करके तो हर एक पिलर में से अलग प्रकार की आवाज निकलती है, एंड दैट वाज, इसलिए इसको बोलते थे आपका म्यूजिकल पिलर्स। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो कि आप लोगों को यही पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो बात करूंगी, यहाँ पे देखो मैंने कुछ बैटल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑब्वियसली आप लोगों के लिए। बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुआ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सराय घाट वगैरह। तो मैंने बोला बैटल ऑफ तालीकोटा जो था आपका, टलीकोटा का, वो 1565 में जो है वो हुआ था। इट वॉज फॉट बिटवीन द विजयनगर एम्पायर एंड द डेक्कन सल्तनत। देखो विजयनगर एम्पायर और जो आपका डेक्कन सल्तनत, देखो इन दोनों के बीच में वॉर हो रहा है। ठीक है जी, इन विच विजयनगर वॉज डिफीटेड, कि विजयनगर जो एम्पायर था वो जो आपका हार गया था, और वो जो कैपिटल थी उनकी हम्पी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसके क्या हुआ था, इस एम्पायर का डिक्लाइन धीरे धीरे करके जो है वो हो गया था। तो अगर आप लोगों से स्पेसिफिक बैटल्स के बारे में पूछा जाए उसको मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर नोट से मेंशन कर रखा, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सर अगर यहाँ बात करूंगी बच्चे मैं आपके मुगल्स की, तो मुगल्स में आपके सबसे पहले हम यहाँ पे मुगल्स पे आएंगे। उसे मैंने बता रखा आपका आखिर तिमूर के डिसेंडेंट कौन थे, तो वो आपके थे बाबर। बाबर कैसे आते हैं? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपका होता है, विच वॉज हेल्ड इन 1526। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, पानीपत में ही होता है। अब यहाँ पे कहने कब हुआ, 1526 में हुआ। ये फर्स्ट बैटल था जिसमें इब्राहिम लोदी, जो लोदी डायनेस्टी के थे, दिल्ली सल्तनत के थे, उसके बीच में, और हाँ बाबर के बीच में, दोनों के बीच में जो वॉर हुआ था। इब्राहिम लोदी हार गए, बाबर जीत गए, और मुगल एम्पायर की जो है फाउंडेशन रखी गई थी। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट बात, जस्ट अ सेकेंड। अलार्म बजा था, अलार्म को हटाना था, अगर अदरवाइज ये अलार्म बजा सकता था, बिकॉज मुझे वीडियो शूट करनी थी तो मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने अलार्म यहाँ पे लगा रखा था। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक, ये फ्रेम ठीक आ रहा है? ठीक आ रहा है, ओके। अब देखो आगे के मैंने कहा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ आपका, इन दोनों के बीच में हुआ, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर जीत जाता है, एंड यहाँ पे मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रख दी जाती है। अब मुगल से मैंने बता रखा है आप कौन कौन कैसे कैसे आता है, जैसा आप लोगों को दिल्ली सल्तनत का मैंने बता रखा है कि हाँ जी पहले ममलुक आए, उसके बाद खिलजी आए, उसके बाद तुगलक आए। आपके ममलुक को हम लोग कई बार स्लेव डायनेस्टी भी बोल देते हैं, जिसके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान इल्तुतमिश, रजिया, ये सब यहाँ पर लोग आए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे खिलजी आपके आते हैं, उसके बाद तुगलक आते हैं, तो तुगलक के बाद सैयद आते हैं, सैयद के बाद लास्ट में लोदी आते हैं। लोदी से जो है आपका बाबर वॉर करता है, और बाबर के आने से यहाँ पर, बाबर के जीतने से यहाँ पर मुगल एम्पायर की फाउंडेशन यानी कि नींव यहाँ पे रख दी जाती है। मुगल्स में कौन कौन आता है? बादशाह, जो आपका भाजपा पार्टी है, पी की जगह एस लगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था। प्लीज अगर आप बच्चों ने पहले वो कंप्लीट वाली वीडियोस जो है 4-5 अगर आप लोगों ने वो ना देखी हो, बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और काफी मैं कहूंगी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यू शुड नो अबाउट योर इंडिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कैसे हुआ, जैसे एक बच्चे का काफी अच्छा कमेंट आया था। हाँ, हालांकि बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, कि आप लोग कितने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो मेरे को। एंड हाँ, एक बच्चे का कमेंट था कि भाई मैम जो है इस वाली बुक में आपके थ्रू हमको पता चल रहा है इंडिया की जो यहाँ पे फॉरेन इन्वेशन हुए हैं उनका नेगेटिव साइड क्या था।
इन सब का, मुगल्स का, मंगोल्स का, टर्किश का, एक्सेट्रा, इन सब लोगों का नेगेटिव साइड क्या था, हमको वो भी बुक में पता चल रहा है। तो वो जानने के लिए आप लोगों को इन वीडियोस को देखना, चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैंने बोला भैया पहले बाबर आए, फिर हुमायूं आए, फिर अकबर आए, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर आपके औरंगजेब, इस तरीके से ये लोग आए थे। नाउ देयर वाज अ क्वेश्चन व्हिच वाज व्हाट वाज बाबरनामा, बाबरनामा क्या था। जिस तरीके से बाबरनामा है उस तरीके से आपका आगे अकबरनामा भी आएगा। बाबरनामा का सिंपल सा मतलब क्या है, बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, जो बाबर ने, ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, जो आपने खुद लिखी है। अगर मेरी बायोग्राफी है, बायोग्राफी का मतलब जो कोई और मेरे बारे में लिख रहा है, ऑल्दो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ। लेकिन अगर मेरी ऑटोबायोग्राफी तो यानी कि जो मैंने खुद से लिखी है अपने बारे में, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। उसके बारे में जो डिस्क्राइब करता है कि भैया इसमें क्या है, बाबरनामा में बाबर की लाइफ के बारे में, बाबर ने कौन कौन से बैटल लड़े, बाबर का नेचर कैसा था, बाबर कैसा, जो बाबर के टाइम पर लोग जो यहाँ पर थे उनकी यहाँ पर जिंदगी कैसी थी, उस टाइम पे फल, जो आपके फ्लोरा यानी कि फूल वगैरह है वो कैसे होते थे, फोना वगैरह जो एनिमल्स वगैरह है वो सब कैसे था, बाबर कहाँ कहाँ गया, बेसिकली मतलब बाबर के टाइम की हर एक चीज जो है ऑटोबायोग्राफी में लिखी है बाबर की। नेक्स्ट देखो, अगर बात करो आपके सूर एम्पायर की, कि आखिर सूर एम्पायर क्या था। मैंने बोला बाबर की डेथ के बाद आपको पता है कौन आएगा, BH यानी कि हुमायूं आएगा। हुमायूं के टाइम पर क्या हुआ था, शेर शाह सूरी ने कुछ टाइम के लिए हुमायूं को हरा दिया था और अपना किंगडम विच वाज सूर किंगडम या सूर एम्पायर जो है नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े से पार्ट में स्टैब्लिश कर लिया था और कुछ ऐसे रिफॉर्म वगैरह भी करे थे, कुछ चेंजेस वगैरह करे थे। लेकिन हालांकि बाद में जो है हुमायूं जो दोबारा से वापस आ गया था, बेसिकली 1530 में जो इसको हरा दिया था वो हुमायूं को, और ये भाग गया था हुमायूं। उसके बाद 1530 से लेकर के 45 तक ये बाहर ही रहा था, उसके बाद ही वापस आया था और कुछ साल रहेगा, बाद में जो है इसकी दोबारा डेथ इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, अगर बात करो हम लोग सेकेंड बैटल जो था आपका पानीपत का, विच वॉज हेल्ड इन 1556, और जो थर्ड बैटल आपका रहा है वो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में मैंने उसको पढ़ाया आप लोगों को, कि थर्ड बैटल जो है कौन सा रहा है, किसके साथ रहा है। अब देखो मैं बोल रही हूँ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है 1556 में हुआ है, कहते हैं हेमू और अकबर, इन दो के बीच में होता है। देखो स्टोरी पढ़ो, देखो पहले सुनो। इट वॉज फॉट बिटवीन मुगल्स, अकबर चूंकि मतलब मुगल्स के अंडर जो है, अकबर के अंडर था मुगल्स, और हेमू विच वॉज हु वॉज हेमचंद्र विक्रम आदित्य, आपकी बुक में भी नेम मैंने दिखा रखा है। इन दोनों के बीच में जो है वॉर हुआ था, जो कि ऑब्वियसली हेमू कहाँ के थे, आपके अफगान कह रही हूँ, अफगान के थे। अफगान जो अफगानिस्तान से आ रखे थे, तो हेमू जो है वो थे आपके, और अकबर जो है मुगल्स के थे। इन दोनों के बीच में वॉर हुआ था, वो क्यों हुआ था, कहते हैं हेमू ने एक टाइम पे क्या किया था, दिल्ली को कैप्चर कर लिया था और खुद को जो है राजा घोषित कर दिया था। एक बार उसने जो है अकबर को हराकर खुद को जो है राजा घोषित कर दिया था। और कहते हैं हुमायूं की डेथ के बाद, बेसिकली हुमायूं की डेथ के बाद उसने क्या किया था कि उसको खुद को जो है यहाँ पे राजा घोषित कर दिया था, दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। लेकिन उसके बाद जो है मैंने कहा ठीक है, लेकिन जो मुगल्स थे अकबर के अंडर जो है, इन्होंने जो है बाद में दोबारा यहाँ पर जो वॉर हुआ, यहाँ पर बैटल हुआ, इस बैटल में अकबर जो है वो जीत जाते हैं और दोबारा से मुगल एम्पायर की एक्सपेंशन की यहाँ पर फाउंडेशन रख दी जाती है। समझो, जब फर्स्ट बैटल हुआ पानीपत का वो अलग है यहाँ पर, ठीक है, वो आपका किसके बीच में हुआ, आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बताया मैंने, बाबर और इब्राहिम लोधी अलग है, जिसमें एक्चुअल में आपके लोधी डायनेस्टी थी और आपके बाबर, इन दोनों के बीच में वॉर हुआ, बाबर यहाँ पे जीत गया, मुगल एम्पायर की नींव रख दी गई। ठीक है जी, अब जब यहाँ पे सेकेंड बैटल हो रहा है, अब यहाँ पे मैंने कहा उससे पहले यहाँ पे सूरबीर, अच्छा हुमायूं वाज नॉट अ वेरी मच मैं कहूंगी पावरफुल रूलर और अ वेरी स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग पर्सन, वो नहीं था इतना। बाबर, अकबर, ये लोग, औरंगजेब जो ये लोग काफी थे, लेकिन ये हुमायूं वगैरह जो इतने नहीं थे। तो हुमायूं को इसलिए हराना काफी आसान था, पहले यहाँ पे शेर शाह सूरी ने हराया। अब मैंने पहले ही बोला टर्की के अफगान के इन्वेजन जो इस टाइम पे काफी हो रहे थे, तो उस टाइम पे बाबर पहले जो हुमायूं को हराया, आपके शेर शाह सूरी ने उसको हरा के सूर किंगडम की स्टैब्लिशमेंट कर दी। बाद में जो है हुमायूं की डेथ के बाद यहाँ पे आता है आपका ये हेमू विच वॉज हेमचंद्र विक्रम आदित्य, ठीक है, और ये जो अफगान की तरफ से आया था, इसने जो है क्या किया था, हुमायूं की डेथ के बाद दिल्ली को कैप्चर कर लिया और कुछ यहाँ पे जो है काम करे, चेंजेस करे, अपने आप को किंग घोषित कर दिया, सब चीजें यहाँ पर करी। लेकिन फिर यहाँ पे अकबर ने इसके साथ बैटल करा विच वॉज कॉल्ड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हेल्ड इन 1556। ये होता है यहाँ पर अकबर जो दोबारा जीत जाता है, तो मुगल एम्पायर की एक्सपेंशन की कि अब तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसकी यहाँ पर नींव रख दी गई। समझ में आ गया जी। नेक्स्ट देखो आती हूँ मैं अकबर के, जिसको मैंने बताया आपको कि 13 साल की एज में हुमायूं की डेथ के बाद जो अकबर यहाँ पर एम्पायर बन गया था, इसका यहाँ पर मेन एम था बहुत सारे जो प्रॉपर आपका इंडिया का सब कॉन्टिनेंट उसको जो एक ही रूलर के अंदर, एक ही मुगल रूल के अंदर लेकर आना। अच्छा इस टाइम ऐसा हुआ था कि इनका जो राजपूत के साथ काफी क्लैश हुआ था अकबर का। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो ये हुआ था कि अकबर जो राजपूत के जो आपके जो सोल्जर्स वगैरह थे, उन लोगों ने काफी ब्रेवली लड़ाई करी थी। इवन कहते हैं जो कई सोल्जर्स थे वो उनके आप मर गए,
वुमेन ने यहाँ पर जौहर कमिट किया। इस सब के बारे में जहां पर ये वाले पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये वाले पॉइंट्स आपकी जो लास्ट ईयर की बुक थी, आपकी पहले वाली बुक थी एनसीईआरटी की, उसमें मेंशन नहीं था, इसलिए हमको पता नहीं चला कि उन्होंने बेकार काम क्या करे। बेसिकली राजपूत की वुमेन में से कुछ जो वुमेन को तो इन लोगों ने एनस्लेव कर लिया, वुमेन को, बच्चों को अपने अंदर जो अपना स्लेव बना लिया, लेकिन अपना गुलाम बना लिया बेसिकली, कि जो काम करेंगे वो करना पड़ेगा, जो भी काम, ठीक है, फॉर गर्ल्स जो भी काम, समझ जाओ आप लोग, ठीक है। और ठीक है, अब मैंने बोला कि वुमेन है, उनको जो है जौहर भी कमिट करना पड़ा। नाउ व्हाट वाज जौहर? उन्होंने, वुमेन ने खुद को जलती हुई आग में खुद को वो कर दिया, नहीं हम जो आग में कूद जाएंगे, लेकिन इनके कब्जे में नहीं आएंगे। अगर हम इन कब्जे में आ गए इनके, तो ये लोग हमको स्लेव बनाएंगे और हमारे साथ जो इन्हें करना होगा वो सब हमारे साथ करेंगे। इसलिए हमें अपना टॉर्चर, अपने आप को फिजिकल एब्यूज, वो सब हमको नहीं सहना, हम एक बार में मर जाएंगे। तो हमने कहा वुमेन ने जब खुद को, अपने ऑनर को, अपने रिस्पेक्ट को बचाने के लिए खुद को जो है वो आग में डूबा दिया, आग में झोंक दिया, क्योंकि उनको दिख रहा था उनकी आर्मी जो है हार रही थी, तो वुमेन ने जब खुद को आग में झोंक दिया, उसे हमने बोला बच्चा आपका जौहर कमिट करना। कहते अकबर के विक्ट्री मैसेज में अकबर ने यह भी कहा था कि वो इस्लाम को जो है बहुत स्प्रेड करेगा, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय भी करेगा, उसने किए भी थे, और इनफाइडेलिटी के जो साइन है, नामो निशान तक मिटा देगा इनफाइडेलिटी के। इनफाइडेलिटी का मतलब क्या होता है? जो भी इस्लाम में विश्वास नहीं करते हैं, जो भी नॉन बिलीवर्स है इस्लाम के, उन सबको कहा गया इनफाइडल। तो उन इनफाइडल्स की बिल्कुल नामो निशान को मिटा देना, बिल्कुल निशानों को मिटा देना, दैट वाज कॉल्ड साइंस ऑफ इनफाइडेलिटी। जो लोग ऐसे हैं उनको बिल्कुल खत्म कर देना, नामो निशान मिटा देना उन लोगों का, जो भी इस्लाम को फॉलो नहीं करते, विश्वास नहीं करते उन सब पे। ये बात समझे जी? अब मैंने बोला आखिर जौहर क्या था, बता चुकी हूँ क्या था। अच्छा, बाद में क्या होता है, बाद में जो अकबर में यहाँ पे चेंज होता है, जैसे जैसे अकबर का एम्पायर जो है वो ग्रो होता है, अकबर अपने कुछ टैक्टिक्स का, दिमाग का, स्ट्रेटेजीज वगैरह का, इन सबका दिमाग लगाता है, मैरिज अलायंस करेगा। हमने देखा भी था कि अकबर ने कुछ ऐसी चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल किया था जिसका इस्तेमाल बाकी रूलर्स ने नहीं किया था अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए। आइदर दैट वाज ट्रीटीज, आइदर दैट वाज एग्रीमेंट, दैट वाज मैरिज अलायंसेस, कुछ भी यहाँ पर चीजें हुई, डिप्लोमेसी, कुछ भी यहाँ पर करके अकबर ने हर तरीके का यहाँ पर इस्तेमाल किया था, हर तरीके के मेथड का इस्तेमाल किया था अपने एम्पायर को और बड़ा करने के लिए। इवन कहते हैं बाद में उसने जिजिया को अबॉलिश कर दिया, हटा दिया, कि अब जो भी यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स है उनकी प्रोटेक्शन के लिए उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सुल ई कुल, अब क्या पता आप लोगों से एग्जाम में टर्म ये फ्रेज पूछा जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज सुल ई कुल, व्हाट डज दिस मीन? दैट वाज कि भाई हर एक इंसान जो है सबके साथ जो है बराबरी से रहना, सबका जो है शांति करना, सबको जो है टॉलरेट करना, दैट वाज पीस विद ऑल, कि हाँ भाई सबके साथ जो है शांति से रहो, दैट वाज नोन एज सुल ई कुल। अपने एम्पायर को स्टेबलाइज करने के लिए, स्थिर करने के लिए उसने जिजिया को हटा दिया, स्टेबलाइज करा उसको, सुलह कुल को माना। ये कुछ चीज जो अकबर ने यहाँ पर करी। इवन कहते हैं कि वो इतना ज्यादा मतलब एक्साइटेड था, कीन था, इंटरेस्टेड था पर्शियन और इंडियन टेक्स्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, कि उसने एक हाउस ऑफ ट्रांसलेशन तक बना लिया था फतेहपुर सीकरी में, जहां पे जो आपके संस्कृत के मेजर टेक्स्ट थे, चाहे महाभारत है, चाहे रामायण है, चाहे पंचतंत्र है, उन सबको पर्शियन में यहाँ पर कन्वर्ट भी कराया था। काफी इतना अच्छा था उसको पढ़ने का, या उस पर इंटरेस्ट आ गया था, इंडियन टेक्स्ट वगैरह। अच्छा, फिर मैंने कहा बी पढ़ लिया हमने, बाबर। एच पढ़ा हमने हुमायूं की। हुमायूं के टाइम पे दो यहाँ पे किंगडम तक आ गए थे, चाहे वो आपका सुर किंगडम बना था, और सुर के बाद जो किसने और यहाँ पे अटैक करा था, हेमू ने करा था, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे, हमने ए पढ़ लिया अकबर का टाइम, अब हम पढ़ेंगे जे, दैट वाज जहांगीर। जहांगीर का बहुत बड़ा कुछ टाइम पीरियड ऐसा नहीं रहा है, बस हाँ उसको ये पता है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में काफी रहा, उसने अपने एम्पायर को काफी एक्सपैंड करने की काफी कोशिश करी, एम्पायर को एक्सपैंड करने की डेक्कन पार्ट तक, डेक्कन यानी कि आपका साउथ वाले पार्ट तक भी इसने यहाँ पर कोशिश करी थी। फिर हम पढ़ेंगे एस, विच वाज शाहजहां। शाहजहां में क्या रहेगा आपका, कहते हैं ही फॉट सेवरल रेबेलियंस, उसने जो है कई लड़ाइयां लड़ी। और शाहजहां को हम मेनली जानते हैं किस उससे, बेगम की याद में ताजमहल बनवाया, बेगम की याद में ताजमहल बनवाया, वो बनवाया था। साथ साथ रेड फोर्ट बनवाया दिल्ली पर, दिल्ली में तो वो उन्होंने बनवा रखा है शाहजहां ने। और जो हुमायूं का टॉम्ब था, जो हुमायूं की डेथ के बाद हुमायूं की बीवी ने बनवाया था, तो ये इसको जो है रिपेयर भी करा गया, रिपेयर भी कराया था किसने, आपके शाहजहां ने। अब देखो ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि हुमायूं की डेथ के बाद उसकी बीवी ने ये बनवाया था हुमायूं टॉम्ब, लेकिन हाँ शाहजहां ने बीवी के लिए क्या करा वो सबको पता होगा, ठीक है। अब देखो फिर हम पढ़ेंगे बादशाह, आपका ए आएगा नेक्स्ट। लास्ट वाज औरंगजेब ऑफ द मुगल एम्पायर। कहते हैं औरंगजेब ने खुद को एम्परर डिक्लेयर कर दिया था 1658 में, कई सारे बैटल्स लड़े थे अपने भाइयों के साथ, और खुद को जो आलमगीर कहा था। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं हु वाज नोन एज द आलमगीर, और हु कॉल्ड हिमसेल्फ आलमगीर,
ऑफ द वर्ल्ड, या कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड किसने कहा था? दैट वाज औरंगजेब। उसने कहा था बिकॉज हाँ बहुत बड़ा इसके टाइम पर भी पार्ट था जो इसके अंडर था, बिकॉज इसने जो है क्या किया था, डेक्कन तक जो है पार्ट तक काफी गया था, और डेक्कन पे जाने की वजह से ही जो ऊपर का कंट्रोल था पूरा का पूरा वो इसका खो गया था, और बाद में जो है इसका डिक्लाइन भी हो गया था। और डिक्लाइन का मुगल्स का एक और कारण सबसे इंपॉर्टेंट ये भी था कि जो भी औरंगजेब के बाद यहाँ पे रूलर्स आएंगे वो सब बहुत वीक होंगे, और अगर रूलर्स वीक है तो जो भी आपके रीजन के किंगडम्स होते हैं, छोटे छोटे किंगडम्स रीजन्स के, वो अलग वो जो है राइज कर जाएंगे, और यहाँ पे वो हार जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका जो सेंट्रलिज्म है। तो हमने कहा कि उसने जो है खुद को आलमगीर डिक्लेयर कर दिया था, कॉन्क्वेरर डिक्लेयर कर दिया था। उसके टाइम पे जो मुगल एम्पायर था वो अपने ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन पे जो है पहुंच गया था, एज आई टोल्ड यू। कहते हैं हम ये कैसे कह सकते हैं कि औरंगजेब जो है बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं करता था, बिल्कुल भी किसी भी रिलीजन को टॉलरेट नहीं करेगा एक्सेप्ट इस्लाम, इस्लाम के अलावा। तो क्यों हमने कहा ऐसा? बिकॉज जो भी प्रैक्टिसेस अन इस्लामिक थी उसने उन सबको बैन कर दिया। पहला, जो भी यहाँ पे कोर्ट में म्यूजिक हो रहा है, डांस हो रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जिजिया जो टैक्स था जो कि आपके अकबर ने हटा दिया था, दोबारा से इसने जो है लगा दिया मुस्लिम्स पे, नॉन मुस्लिम्स पे बेसिकली। हिंदूज अगर अपनी किसी पूर्ण जगह पर जा रहे हैं, कई जगह पर जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, तो उन सब पे पिलग्रिमेज का टैक्स लगाना। इवन कई हिंदू टेम्पल्स को गिरा देना, मार देना, हटा देना। सिख के साथ ऐसा ही करना, सिख वगैरह के साथ मारना, उनको एग्जीक्यूट कर देना, आगे पढ़ोगे, ये सब काम जो है औरंगजेब ने कर दिए थे, जिनकी वजह से हम कहते हैं कि हाँ मुगल्स जो औरंगजेब था वो काफी इनटॉलरेंट था सारे ही रिलीजन का, हालांकि अकबर जो इतना इनटॉलरेंट नहीं था। अब देखो नेक्स्ट बात करते हो रेसिस्टेंस टू मुगल्स। आखिर मुगल्स को किस किसने रेसिस्ट करा? जैसे दिल्ली सल्तनत को किया था बहामानी ने, आपके अलग अलग रीजन्स ने, ऐसे मुगल्स को किस किसने करा? पहले मैं बात करूंगी पीजेंट ने करा, फिर करा ट्राइबल ने, फिर रिजल्ट क्या हुआ? ज्यादा यहाँ पे नहीं था। पीजेंट क्यों करेंगे यहाँ पर? क्योंकि पीजेंट के साथ जो है बहुत हार्श एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पर करा जा रहा था इन द फॉर्म ऑफ हाई टैक्स, हाई रेवेन्यू के फॉर्म में। जो यहाँ पे जाट वाले पीजेंट, जाट पीजेंट थे बेसिकली यूपी के, हरियाणा के, ईस्टर्न राजस्थान वाले पार्ट के, उन्होंने मिलकर एक मुगल के ऑफिसर को मार भी दिया था जब वो उनसे टैक्स लेने आया था, बिकॉज टैक्सेस रेवेन्यू जो है बहुत हाई था, इस वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही थी। देन आपका यहाँ पे रहेगा ट्राइबल रेसिस्टेंस, कि जो ट्राइबल के लोग थे उन्होंने भी इसको रोका था, ठीक है, मना किया था, स्टॉप करा था। तो सवरल जो ट्राइबल ग्रुप्स आपके थे उन्होंने भी काफी रोका था, चाहे वो भिल थे, गोंड थे, संथल थे, कोई भी यहाँ पर थे, उन्होंने जो है काफी रोका था, बिकॉज इनके लैंड पर भी इनका कंट्रोल था, उसको वो उनसे काम लेगा, क्योंकि ट्राइबल है। ट्राइबल लोग शुरुआत से जो ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं, जो फॉरेस्ट के पास रह रहे हैं, उनके पास कुछ फॉरेस्ट के राइट्स होते हैं कि वहां से लकड़ी ले लेना, और जो लकड़ी नहीं है, जो फल है, फ्रूट्स है, वो खाना। तो उनके अधिकारों को अगर कोई छीनेगा तो ऑब्वियसली बात है वो मना करेंगे। इसी वजह से उन लोगों ने बाद में ब्रिटिशर्स को भी अपोज किया था। अब देखो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट यहाँ पे क्या रहा था? रिजल्ट यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये था कि जो कुछ ग्रुप थे यहाँ पर वो धीरे धीरे करके दिल्ली सल्तनत में बाद में जो इंटीग्रेट हो जाएंगे, मुगल एम्पायर से जो है हटेंगे यहाँ पे धीरे धीरे करके, और जो कुछ यहाँ पर थे वो हिली फॉरेस्टेड रीजन्स में यहाँ पर थे, वो एक अलग पीरियड यहाँ पे बन जाएंगे। तो कुछ जो है मर्ज होंगे, कुछ जो है हट जाएंगे, यहाँ पर सिंपल सा ये रहा था। नेक्स्ट देखो बात करते हैं हु वॉज रानी दुर्गावती। आखिर रानी दुर्गावती कौन थी? गढ़ किंगडम जो कि आपके गोंड किंगडम में है, सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में, उसकी काफी एक वेलियंट क्वीन, काफी करेजियस क्वीन, काफी साहसी क्वीन थी यहाँ पर ये, जो कि अकबर की आर्मी, इतनी बड़ी आर्मी के साथ, ये जानते हुए कि उनकी आर्मी से मेरी आर्मी का कोई मैच नहीं है नंबर्स में, तब भी बहुत डटकर जो है इन्होंने सामना किया। अच्छा तो ये भी जो हम सब चीजें पढ़ेंगे ना आगे चैप्टर में, जो दुर्गावती है, राजपूत से, अहोम्स है, वो सब भी रेसिस्टेंस ही है मुगल्स की, जिन्होंने भी रेसिस्ट करा है, स्टॉप करा है मुगल्स को, उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं अभी भी आगे। राजपूत हो गए, चाहे आपके, चाहे होम्स हो गए, चाहे कोई भी आपके हो गए इसके बाद, ठीक है, सिख वगैरह हुए, इन सब ने रेसिस्ट ही करा मुगल्स को, तो हम उसी वाले पार्ट को कंटिन्यू कर भी रहे आगे। तो कहते हैं कि जानते हुए कि हाँ अकबर की आर्मी के साथ कोई मुकाबला नहीं है उनका, उन्होंने जो है रानी दुर्गावती ने ब्रेवली, बहुत गर्व से, बहुत अच्छे से उन्होंने जो है फाइट किया था, और बाद में जो है खुद ही बैटल फील्ड में जब उनको दिख रहा है कि मैं हारने वाली हूँ, उन्होंने जो है खुद को जो है मार दिया था ताकि वो उनकी पकड़ में ना आ सके। अब देखो बात करेंगे बच्चा आपके वे राजपूत के, सर्च ऑफ राजपूत का आना क्या हुआ, कैसे हुआ। कहते हैं जो आपके राजपूत थे यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाले पार्ट के, उन्होंने भी जो है फॉरेन के इन्वेडर्स के अगेंस्ट जो है काफी लड़ाई करी थी। इस टाइम पे दो मेजर क्लैंस यहाँ पर आए थे, दैट वाज मेवाड़ एंड दैट वाज मारवाड़। ये दो यहाँ पर मेजर ग्रुप यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, मेजर यहाँ पे क्लैन हमारे सामने आ रहे हैं। एक अब देखो बात करो हम राजपूत क्लैन के अंदर जो आपका यहाँ पर था ये मेवाड़ वाले, इसमें आपका एक यहाँ पे आएंगे राणा कुंभ, जिसके बारे में पहले हमने पढ़ लिया, जो स्टार्टिंग में हमने देखा राणा कुंभ थे, जिन्होंने आपका जो है कुंभलगढ़ फोर्ट वगैरह बनाया था।
एक यहाँ पे आएंगे राणा संघ, जो कि बाद टाइम पे आएंगे, ठीक है। जो इन्होंने जो क्या किया था, राजपूत के जो अलग अलग क्लैन थे उन सबको जो यूनाइट किया था, इन ग्रुप्स को यूनाइट किया था, और कई जो है बैटल्स जीते भी थे। राजपूत के जो ग्रुप है अलग अलग, उन सबको यूनाइट करना और कई बैटल को जीतना उन्होंने किया था। लेकिन बट क्या हुआ था कि जब बैटल ऑफ खावा हुआ आपका 1527 में, बाबर और राणा संघ के बीच में, मेवाड़ के जो यहाँ पर थे, जिसकी वजह से राणा संघ जो है वो हार गए थे, और इस टाइम पे मुगल रूल जो है वो और स्ट्रेंथन हो गया था। ये क्लियर हुआ कि बैटल ऑफ कौन सा हो रहा है, बैटल ऑफ खावा हो रहा है। बैटल ऑफ खावा यहाँ पर हुआ है, तो किस किस के बीच हो रहा है, बाबर और आपके राणा संघ के बीच में। बाबर जो है जीत जाते हैं तो और स्ट्रेंथन हो जाएगा मुगल रूल, और राणा संघ जो है वो हार जाते हैं। अब देखो राणा संघ के बाद यहाँ पे आपके आते हैं महाराणा प्रताप। उनको दिख रहा था कि वो एक बाउंडेड टेरिटरी है, एक बाउंडेड एरिया है, जख्म हो रखा है अभी इस पे, तब जो है यहाँ पर उन्होंने ये आए हैं। लेकिन तब भी जो है वो काफी अच्छे से जो है लड़ाई करते हैं, चीजें यहाँ पर करते हैं। इवन यहाँ पर बैटल भी होता है हल्दी घाटी का, महाराणा प्रताप और मुगल्स के बीच में। महाराणा प्रताप और मुगल्स के बीच में यहाँ पर बैटल हो रहा था, जो विच वॉज नोन एज बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हेल्ड इन 1576, जिसमें जो है महाराणा प्रताप जो है क्या होता है, मुगल जो है जीत जाते हैं, महाराणा प्रताप जो है वो हार जाते हैं, लेकिन बहुत ब्रेवली लड़ते हुए उनको रोकते हैं और हार जाएंगे। अच्छा, लेकिन अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जो महाराणा प्रताप थे, इन्होंने भी, जो मेवाड़ के रूलर थे, इन्होंने भी मुगल का कंट्रोल जो एक्सेप्ट नहीं किया था। उसी के बाद जो इन दोनों के बीच में वॉर हुआ, बैटल हुआ, विच वॉज नोन एज बैटल ऑफ हल्दी घाटी। आप देखो वो हार तो गए, लेकिन यहाँ से भाग गए थे वो हारने के बाद। अब वो करने के बाद उन्होंने, लेकिन बहुत टाइम तक वो मरे नहीं, उन्होंने बहुत टाइम तक अरावली हिल्स में वहां के जो ट्राइबल वगैरह थे उनके साथ मिलकर, और ट्राइबल कौन थे, आपके भिल्स थे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये मेवाड़ के आपके किंगडम में। कहते हैं अरावली हिल्स में गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, जब जो लोग हैं यहाँ खासकर ट्राइबल ग्रुप जो है साथ में मिलकर जो है वो छुप छुप कर अटैक करते हैं, दैट वाज कॉल्ड गुरिल्ला वॉरफेयर। इन्होंने जो है इसको कंटिन्यू भी किया था, बहुत प्रॉब्लम में यहाँ पर रहे थे, लेकिन इंडिपेंडेंट रहे थे। उनको जो है भिल से काफी अच्छा सपोर्ट मिला था। भिल उन्होंने आर्चरी भी करी, काफी अपने टेरेन का, अपनी भूमि के नॉलेज रखते हुए उन्होंने लड़ाई करी, किससे, आपके मुगल्स वगैरह से। एंड लड़ाई करने के बाद जो मेवाड़ का एम्बलम था, आज भी हम कहते हैं भिल का कॉन्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर आपके मेवाड़ के जो सोल्जर्स हैं वो, और यहाँ पर आपके भिल के ट्राइब के कपड़े यहाँ पर ऐसे होते हैं, तो वो यहाँ पर दिखाता है। एम्बलम तक में हमने जो उनके बारे में यहाँ पर मेंशन करा हुआ है उन लोगों ने। औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ था, कई जो राजपूत के नॉबल्स थे उन सब लोगों ने जो रिबेल किया था, अगेंस्ट हुए थे। इवन यहाँ पे कहते हैं दुर्गादास भी यहाँ पर थे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपकी मैम ना पूछे, मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया था, जिन्होंने जोधपुर के इंडिपेंडेंस को बनाए रखा था। हालांकि मुगल की जो अथॉरिटी थी राजस्थान में काफी लिमिटेड रही थी। तो आपको मेवाड़ के बारे में यहाँ पे जरूर याद रखना है, महाराणा प्रताप के बारे में आपको याद रखना है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे बच्चा हम लोग आपके अहोम्स की। द अहोम्स कौन थे, कहां से आए। मैंने बोला म्यांमार का जो आपका पार्ट है वहां से जो है ये लोग जो है माइग्रेट होके ब्रह्मपुत्र वैली में आए थे 13th सेंचुरी में, और वहां पे उन लोगों ने अहोम किंगडम आपका जो है फाउंड किया था असम वाले पार्ट में। अच्छा, बाद में लोगों ने क्या किया था, लोकल कल्चर जो वहां का उन लोगों का था, मतलब बेसिकली म्यांमार वाले पार्ट से ये लोग आपके असम वाले पार्ट में आए थे, जो वैली वाला पार्ट था ब्रह्मपुत्र की। अब वहां पे आके इन लोगों ने अहोम किंगडम की जो स्टैब्लिशमेंट करी थी, काफी अच्छे से इन लोगों ने लड़ाई भी करी आगे सरायघाट के बैटल में, आगे दिखाऊंगी। कहते हैं इन लोगों ने लोकल कल्चर जो भी यहाँ पे उन लोगों का था कल्चर यहाँ पे, उस सब में जो है बहुत जल्दी ये लोग एसिमिलेट हो गए, यानी कि बहुत जल्दी घुल गए थे। एग्रीकल्चर को प्रमोट करा, अलग अलग रिलीजन्स को सपोर्ट करा, और जो असम के ट्रेडिशन थे उन सब पे काफी इनका ध्यान रहा, काफी उनको प्रमोट भी करा। अगर बात करूं व्हाट वाज पाइक सिस्टम, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है ये कि आखिर पाइक सिस्टम क्या था, व्हाट वाज पाइक सिस्टम। हमने बोला था एक ऐसा सिस्टम था यहाँ पर जो कि अहोम्स के दौरान इंट्रोड्यूस करा गया था। इसमें क्या था कि जो भी लोग बिल्कुल नॉर्मल है, एबल बॉडीड है, हाथ पर जो है बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, अपनी एक आर्मी को मेंटेन करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हमने बोला कि वो कुछ सर्विस देंगे नेशन के लिए, कुछ काम करना, चाहे सोशल वर्क हो गया, चाहे लेबर का काम हो गया, चाहे सोल्जर काम हो, कोई भी यहाँ पर काम है वो लोग जो है करेंगे। उसके अगेंस्ट में क्या मिलेगा, उनको मिलेंगे लैंड के राइट। लैंड के राइट मिल गए, लैंड पर अधिकार मिल गया, इस लैंड पर जो आप खेती कराओ, यहाँ पे जो भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है उससे जो आप अपना काम यहाँ पर करो। अब इससे क्या होगा, अहोम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, अच्छा काम करेंगे अपने अकॉर्डिंग। उनको जब उन लोगों को लैंड के राइट मिले, फॉर सपोज यहाँ पे ये राजा है, इसने यहाँ पर कहा ये यहाँ पर लोग हैं, इन सबको जो इसने एक लैंड दे दी यहाँ पे राज करने के लिए कि यहाँ पे ये लैंड तुम्हारा है, तुम यहाँ पे खेती कराओ, जो यहाँ पर पैसा आएगा उसको तुम लोग जो है उस पर राज करो, तुम लोगों का पैसा है।
लेकिन इसके बदले तुमको क्या करना होगा, तुमको हमारे मेरे देश में या तुम बनो सोल्जर्स या तुम बनो सोशल वर्क करोगे, काम वगैरह करो, कुछ भी यहाँ पर करो, वो यहाँ पर तुम काम करोगे और जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी यहाँ पर तो तुम मुझे आर्मी जो है वो दे दोगे, जो तुम्हारी मेंटेन करी हुई आर्मी है, जो तुमने उस पैसे से जनरेट करी है, जो तुमको लैंड राइट से है, जो लैंड तुमको मैंने दिया था, तो वो यहाँ पर तुम उस आर्मी को जो है मुझे दोगे जब भी मेरे को नीड पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ना तो किंग को आर्मी को मेंटेन करने की जरूरत पड़ रही, ना यहाँ पे किंग की जेब से कुछ जा रहा है। बस हाँ ये है कि लैंड के राइट जो है वो किंग ने उनको दे दिए, तो जो पैसा आपका, जो लैंड का पैसा किंग के पास आता वो उनके पास जाएगा, लेकिन उसके बदले ना तो किंग को जो है आर्मी मेंटेन करनी पड़ रही, ना किंग को जो है आर्मी को पे करना पड़ रहा, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। तो कोई परमानेंट आर्मी नहीं है, तो वो जो है काफी अच्छा जो है फायदा हुआ था। दैट वाज कॉल्ड पाइक सिस्टम, जिसने काफी हेल्प करा था अहोम्स की। अगर मैं बात करूं बैटल ऑफ सरायघाट की, विच हेल्ड इन 1671 में, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में हुआ था अहोम्स के बीच में, और अहोम्स की तरफ से यहाँ पे कौन था, लक्षित बोरफुकन थे, और मुगल्स के बीच में, मुगल्स की तरफ से कौन था, आपके राजा राम सिंह थे। इन दोनों के बीच में जो है वॉर हुआ था। अहोम जो है अपने नेवल वॉरफेयर का, अपने जो पानी वाला जो नेवी की वॉर थी, आपकी फोर्स थी, उसका जो इस्तेमाल करके असम के इंडिपेंडेंस को बचाते हुए जीत जाते हैं उस बैटल ऑफ सरायघाट में। अपने टेरेन का, अपनी भूमि का जब भी गुरिल्ला वॉरफेयर हुआ है, ऑलमोस्ट ऐसा हुआ है कि जो वॉरफेयर कर रहे थे छुप छुप के, जो ट्राइबल लोग थे जिनके पास उस भूमि की मैं कहूंगी नॉलेज थी, उनको पता है कहाँ पे क्या है, क्या चीजें कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो वो लोग जो है अक्सर जो है वो लोग जीते ही है। अच्छा नेक्स्ट की बात करूंगी अगर मैं, राइज ऑफ सिख। अब यहाँ पे आएंगे आपके सिख। कहते हैं 15th सेंचुरी में गुरु नानक देव यहाँ पर आए थे पंजाब में, जिन्होंने इक्वालिटी का, कंपैशन का, भगवान एक है, ओमकार वाली जो भावना थी उसको जो है उसका काफी मैसेज को प्रमोट किया था। उसके बाद जो भी उनके फॉलोअर्स है उन्हें हमने कहा सिख। क्या कहा उन्हें हमने, सिख कहा मतलब बेसिकली, और जो उन्होंने रिलीजन को फाउंड करा, रिलीजन को, दैट रिलीजन वाज कॉल्ड आपका सिखिज्म। आपको पता है ये बात। कहते हैं सिखिज्म जो है स्टार्टिंग में क्या हुआ था, एक बहुत स्पिरिचुअल मूवमेंट बन गया था, बहुत शांति वाला, स्पिरिचुअल, भगवान को मानने वाला, अपने गुरु को मानने वाला। लेकिन बाद में जो है मुगल्स ने काफी इनमें इंटरप्ट करा था, टॉलरेट नहीं करा, इनको प्रोसिक्यूट करा, इनको मारा वगैरह सब चीजें यहाँ पर करी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ था, गुरु तेज बहादुर जो कश्मीरी पंडित के साथ यहाँ पे खड़े हुए थे, जब ये लोग गुरु तेज बहादुर से हेल्प मांगने आए थे कि भाई हमारे साथ जो है प्रोसिक्यूशन करा जा रहा है, हमको जो है मारा जा रहा है, तो उन्होंने जो है क्या किया था, गुरु तेज बहादुर ने भी अपने आप को मुगल्स के कहने पर भी इस्लाम में कन्वर्ट नहीं किया था। हालांकि दिल्ली में खड़े होकर चांदनी चौक में औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर को ऑन रोड जो है एग्जीक्यूट कर दिया था, उनको जो है मार दिया था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब वॉज रिलीजियस इनटॉलरेंट, वो इस्लाम के अलावा कोई भी रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब गुरु तेज बहादुर ने उनके इस्लाम के रिलीजन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो औरंगजेब ने भरी सड़क पे, भरे रोड पे चांदनी चौक में जो है उसको एग्जीक्यूट कर दिया था। इसके बाद काफी गुस्सा आता है, तो जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह है, यहाँ पर जो आपके लास्ट गुरु होते हैं, बेसिकली पढ़ोगे अभी बताऊंगी आपको, उन्होंने जो है खालसा यहाँ पर फाउंड किया था। खालसा क्या था? खालसा बेसिकली सिख की एक कम्युनिटी थी कि सब लोग जो है सिख के लोग हैं वो सब जो एक साथ आ गए हैं, यूनाइट हो गए हैं, और जो है गुरु गोविंद सिंह ने फाउंड करी, ऑब्वियसली 1699 में फाउंड किया था। किसने करा था? अपने बेसिकली अपनी इक्वालिटी को, अपने रिलीजन को, अपने सिख के फेद को ऑपरेशन से बचाने के लिए, कि अगर कोई भी आएगा तो कहते हैं खालसा दी फतेह, खालसा कुछ इस टाइप से होता है, काफी अच्छा होता है उनका वो, मुझे याद नहीं आ रहा, आई एम रियली सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग, लेकिन गुरु द खालसा दी फतेह मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब बेसिकली मैंने सुना है कई बार, बट अब मुझे कंप्लीटली याद नहीं आ रहा है। वाई गुरु द खालसा, वाई गुरु खालसा, वाई गुरु दी फतेह, कुछ इस टाइप से होता है, काफी अच्छा लगता है मुझे सुनने में को। ठीक है, तो कहते हैं बेसिकली दैट वाज खालसा, एक सिख कम्युनिटी है यहाँ पर सिख लोगों की, कि अगर आप जो ऑपरेशन करेंगे, मुगल्स वगैरह कोई भी ऑपरेट करेगा, उनके रिलीजन को, उनके फेद को, उनकी इक्वालिटी को, उनके जस्टिस को, तो वो सब जो यहाँ पर खड़े होंगे, जिसको स्टैब्लिश किसने करा? आपका गुरु गोविंद सिंह ने करा। अच्छा, अब मैं आपका एक बार आपसे जिक्र करूंगा अगर आपसे, कि जो आपके जो सिख के गुरु थे वो आपके 10 सिख गुरु थे। इसमें से फर्स्ट यहाँ पे थे गुरु नानक देव जी, जो कि सिखिज्म के फाउंडर थे, और लास्ट आपके थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि इस टाइम पे यहाँ पे रहे थे, जिन्होंने जो है खालसा को भी फाउंड करा था और सिख को एक मार्शल कम्युनिटी में जो है कन्वर्ट करा था, आपको मैंने बताया वो। अच्छा, फिर यहाँ बोल रही हूँ मैं सिख का सीक्रेट टेक्स्ट, जैसे हम लोगों का होता है सीक्रेट टेक्स्ट आपके भगवत गीता वगैरह है, ऐसे उन लोगों का सीक्रेट टेक्स्ट है गुरु ग्रंथ साहिब, जिनको शुरुआत करी थी बनाने के गुरु अर्जन ने, जो कि 5th गुरु थे, और जो बाद में गुरु तेज बहादुर थे, जो कि 9th वाले थे, उन्होंने अपनी कुछ हिम्स को, अपने कुछ बातों को जो उसमें ऐड करा था,
ठीक है। इवन उन्होंने जो उसमें कहा था कि ये भगवान जो है एक ही है, वन ओमकार, जो स्टार्टिंग में गुरु नानक देव जी ने भी कहा था कि वन गॉड है, ओमकार, एक भगवान है सारे ही लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। और सिख ने इन बातों को बहुत अच्छे से, बहुत शांति से, बहुत सच्चाई से, ह्यूमैनिटी से, सेल्फ कंट्रोल से इन सब बातों को माना भी था। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सिख का सीक्रेट टेक्स्ट कौन सा है, दैट वाज गुरु ग्रंथ साहिब। उसको बनाने की स्टार्टिंग जो है किसने करी, दैट वाज गुरु अर्जन, जो कि आपके 5th सिख गुरु थे। 10 हैं टोटल आप लोगों के। अब बात करो जब मुगल एम्पायर जो है डिक्लाइन हो गया, तो मैंने कहा जो यहाँ पर सिख की कॉन्फेडरेसीज थे, जो अलग अलग एरियाज यहाँ पर थे, वो सब यहाँ पंजाब में जो राइज होते हैं, जिनको जो है बाद में जो महाराजा रंजीत सिंह आते हैं, वो इन सबको अलग अलग ना करके बल्कि एक साथ जो है यूनाइट कर देंगे। मुगल्स का यहाँ पे डिक्लाइन हो गया, तो जो भी यहाँ पे छोटे छोटे के यहाँ पे किंगडम है, कॉन्फेडरेसीज है, वो सब यहाँ पर आई, लेकिन रंजीत सिंह ने उनको अलग नहीं रहने दिया, उन सबको जो है यूनाइट कर दिया। ये बात समझे जी। मैंने कहा रंजीत सिंह ने अपने मिलिट्री स्किल से, अपनी डिप्लोमेसी से, रिलीजियस टॉलरेंस से, अगर यहाँ पे लिखा हो इनटॉलरेंस यानी कि वो टॉलरेट नहीं करते हैं अपने अलावा किसी भी रिलीजन को, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है टॉलरेंस यानी कि वो टॉलरेट करते हैं। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सिख एम्पायर जो बनाया था, जिसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया, कश्मीर के पास वगैरह हम लोगों ने देख रखा है मैप में, वो वाला पार्ट था। सिख एम्पायर ने मुगल के रेमिनेंट्स को, यानी कि जो मुगल्स के बाद में लोग यहाँ पे आते हैं, छोटे मोटे एम्पायर जो औरंगजेब के बाद होते हैं, और ब्रिटिश के एक्सपेंशन को, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे थे, जब उनके यहाँ पे रीजन में आए थे मिड 19वीं सेंचुरी के आसपास, तो उन्होंने जो है इसको भी यहाँ पर रोका था। ये बात समझ में आई बच्चा। तो ये आप लोगों का अभी तक पार्ट हुआ कि यहाँ पे कौन कौन आया है, कैसे कैसे आया। दिल्ली सल्तनत आई, डेक्कन सल्तनत आपकी थी, बहमानी सल्तनत यहाँ पर थी, दिल्ली सल्तनत रुकी कैसे, किस किसने उसको स्टॉप करा, मुगल्स यहाँ पे कैसे आए, मुगल्स की स्टैब्लिशमेंट कैसे हुई, मुगल एम्पायर यहाँ पे कैसे बना, कैसे वो एक्सपांड हुआ, और कैसे उसने जो अपने आप को बढ़ाया, और किस किसने उसको रेसिस्ट करा। सिख हो गए आपके, आपके राजपूत हो गए, ये सब हम लोगों ने, अहोम वगैरह हम लोगों ने देख लिया। अब बात करूं अगर मैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन आपका कैसा था दिल्ली सल्तनत के अंडर, क्या यहाँ पर हो रहा था। फटाफट कंप्लीट करते हैं वरना 1 घंटा हो जाएगा। कहते हैं सुल्तान की जो है एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है होती थी एज पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हेड, कि भाई पॉलिटिकल हेड भी वही होगा, मिलिट्री हेड भी वही होगा जो आपका सुल्तान है, और उसको जो है हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे, यानी कि कुछ उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे यहाँ पर, जिसको अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स में अलग अलग चार्ज मिलेगा उनको। अच्छा, इसका यहाँ पर मेन काम क्या होगा, अपने इस्लाम की टेरिटरीज जो है, जो एरियाज है, उन सबको डिफेंड करना, बचाना, उन सबसे टैक्सेस को जो है कलेक्ट करना, बिकॉज इकोनॉमिक, देखो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, थर्ड जो पावर है मिलिट्री पावर, सबको जो इसी के पास, सुल्तान के पास, बिकॉज सेंट्रल पोजीशन है। हाँ, हेल्प करने के लिए यहाँ पर मिनिस्टर्स है, लेकिन मेन काम जो है कौन कर रहा है, वो सुल्तान ही कर रहा है। पब्लिक यहाँ पर क्या कर रही है, क्या यहाँ पर चल रहा है मेरे राज्य में, उन सबका ध्यान रखना भी इसी का यहाँ पे काम था। इवन कहते हैं इसने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए इसने इंट्रोड्यूस करा आपका इक्ता सिस्टम। अब देखो बात करो अगर मैं, इक्ता सिस्टम था क्या, व्हाट अबाउट इक्ता सिस्टम। ठीक है, मैंने वहां पर बोला कि किंग जो है क्या करेगा, यहाँ पर जो यहाँ पर कुछ नॉबल्स हैं, जो यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स वगैरह हैं, उन सबको इक्ता देगा। इक्ता का मतलब क्या, लैंड के अधिकार देगा, लैंड देगा बेसिकली। जब उनको लैंड दे दिया तो वो बन गए इक्तादार। समझो कि मैंने आपको जो है लैंड दिया, लैंड क्या है, इक्ता है, तो मैंने आपको जो है वो यहाँ पर दिया। अब आप कौन बन गए, आप बन गए बच्चा इक्तादार। अब आपको क्या करना होगा, यू वुड हैव टू कलेक्ट रेवेन्यू या टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स। अब आप अपने उस लैंड पे, अपने उस इक्ता पे बेसिकली फार्मर से जो है काम कराओगे, और जो भी आपसे उनको टैक्स मिले, वो आपको टैक्स पे करेंगे, आपको रेवेन्यू देंगे, वो आप जो है यूज करोगे। कैसे यूज करोगे, अपने सोल्जर्स को पे करने के लिए। किसको पे करने के लिए, अपने, यानी कि मैं आपको लैंड दे रही हूँ, काम वही है जो आपके लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा पाइक वाल सिस्टम में, कि यहाँ पर क्या लैंड के अधिकार दिए, और लैंड के अधिकार के बदले में आपसे जो आर्मी को लिया। यहाँ पर ऑलमोस्ट कुछ कुछ वैसा ही है कि आपको जो लैंड के अधिकार दिए, और आपसे कहा आप उस लैंड पर जो खेती करो, जो यहाँ से पैसे हैं उससे आपका पैसों को, उस पैसों से यहाँ पे सोल्जर्स को मेंटेन करो, और जब भी मुझे यहाँ पे इन सोल्जर्स की नीड होगी तो मुझे सोल्जर्स को दे देना। तो वहां पर बात यहाँ पर सेम हो रही है, वही पाइक वाली बात यहाँ पर कही गई है। अच्छा, मैंने यहाँ पर कहा बात करूं मुगल्स के टाइम पे कैसे हुआ, तो देखो ये तो बेसिकली आपके मुगल के दिखा रखा है कि हाँ किस तरीके से मुगल्स ने यहाँ पर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था। और मुगल्स के टाइम पे कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, कौन कौन से थे, फर्स्ट आपके दीवान थे, दीवान जो कि फाइनेंसेस को, पैसों को मैनेज करते थे। फिर यहाँ पर थे आपके मीरबख्शी, मीरबख्शी कौन थे, जो कि मिलिट्री के मैटर्स को देखते थे। फिर आपके यहाँ पर थे खान ई समन, जो कि पब्लिक वर्क, ट्रेड, एग्रीकल्चर, यहाँ पर इन सब काम को यहाँ पर देखते थे। फिर आपके थे सद्र, जो कि जस्टिस को, रिलीजन को, एजुकेशन को, इन सबको यहाँ पर हैंडल किया करते थे। ये जो एम्पायर था वो 12 सभा यानी कि 12 प्रोविंसेस में बटा हुआ था, सबके जो अलग अलग यहाँ पे ऑफिशियल्स हुआ करते थे। जैसे मैंने कहा था दीवान जो है 12 प्रोविंसेस का अलग होगा, 12 प्रोविंसेस का मीरबख्शी अलग अलग होगा, इस तरीके से यहाँ पर एक काम बटा हुआ था। इवन मैंने कहा, अब देखो जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत ने इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था, विच वाज ऑलमोस्ट सेम एज पाइक सिस्टम,
कि आपको जो है लैंड पे अधिकार दिया जाएगा, बस नाम यहाँ पे चेंज है कि उसमें जो है लैंड को लैंड कहा गया, यहाँ पे लैंड को इक्ता कहा गया। ठीक है, उनको यहाँ पे इक्तादार कहा गया। फिर आपको भी लैंड मेंटेन करना है, जो पैसा मिलेगा उसको सोल्जर्स मेंटेन करने हैं, और जब मैं कहूंगी बीइंग अ राजा, आप मुझे उन सोल्जर्स को दे देना। बात यहाँ पर वही कही गई है। सिर्फ यहाँ पर मुगल्स ने क्या किया था, इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करा था आपका मनसबदारी सिस्टम। अब ये मनसबदारी सिस्टम था क्या, वो समझाती हूँ अभी। उससे पहले समझो, जब मैंने बोला आपका इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा, इन्होंने करा था, मुगल्स ने इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम। ये क्या था मनसबदारी सिस्टम? दैट वाज सिंपल। क्या था मनसबदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग, हर एक ऑफिशियल को एक मनसब दिया जाएगा। मनसब यानी कि एक उनको पोजीशन, यानी कि एक उनको रैंक दी जाएगी। 10,000, 5,000, 2,000, 10, इस तरह से आपको रैंक देंगे। जितनी ज्यादा अच्छी आपकी रैंक होगी, 10,000, 20,000, इस तरीके से, उतने ज्यादा अच्छे आपको उतनी अच्छी इनकम मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आप उतने ज्यादा सोल्जर्स को मेंटेन करोगे। फॉर सपोज मैंने क्या कहा था, फर्स्ट आपके अगर 5,000 जो है आपकी रैंक है, तो आप 5,000 सोल्जर्स को मेंटेन करोगे, और आपको जो उसके अकॉर्डिंग आपको जो इनकम मिलेगी, ये मैंने कहा था। ठीक है, आपके सोल्जर्स को मेंटेन करो, एलिफेंट्स को, हॉर्सेस को, एनिमल्स को, आपको जो मेंटेन करना है बेसिकली। आपको जितने अच्छा आपके रैंक, उतने अच्छे जो है आपको यहाँ पर इनकम रिसीव होगी, उतने ही ज्यादा आप सोल्जर्स को जो है मेंटेन करोगे। इससे क्या होगा, अकबर को, वही वाली बात है, अकबर को यहाँ पर आर्मी को मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। आप लोगों के पास आर्मी होगी, बस उसको जो है बार बार जो रेगुलरली उसको जो है इंस्पेक्ट करा जाएगा कि हाँ आप काम जो है सही तरीके से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। और सेम में से ही इन मनसबदार्स को यहाँ पर जागीर दिया गया था, यानी कि लैंड दिया गया, लैंड के अधिकार दिए गए, जागीर दिया गया। वहां पे लैंड को इक्ता कहा, यहाँ पे लैंड के राइट्स को यहाँ पे जागीर कहा। वहां पे जिनके पास अधिकार है उन्हें इक्तादार कहा, यहाँ पे जिनके पास ये लैंड का राइट है उसे जागीरदार कहा गया। सिंपल सी बात है। यानी कि इन जागीरदारों को, जिनको एक मनसब दिया गया है, एक पोजीशन दी गई है, एक रैंक दी गई है, उन्हें अपनी रैंक के अकॉर्डिंग सोल्जर्स को मेंटेन करना होगा। अपनी रैंक जिस अकॉर्डिंग होगी उस अकॉर्डिंग जो उनको इनकम मिलेगी, और जब वो लैंड पे जो लैंड से जो पैसा कमाएंगे उन सब सोल्जर्स को मेंटेन करेंगे, और जब मेरे को नीड होगी तो मुझे यहाँ पर दे देंगे, बीइंग अ किंग। तो बात यहाँ पे सब सेम ही, ऑलमोस्ट पाइक सिस्टम की जैसी है, बस यहाँ पे वर्ड्स का आपको याद रखना है कि कैसे वर्ड्स यहाँ पर होंगे। मैंने यहाँ पे कहा था अबुल फजल ने अपनी एन अकबरी में इसका भी जिक्र करा था। तो जैसे मैंने कहा था व्हाट वाज बाबरनामा, बाबरनामा का मतलब क्या था कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी, जिसमें बाबर के बारे में हर एक चीज यहाँ पे लिखी हुई थी। सेम ऐसे यहाँ पर अकबर की थी अकबरनामा, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ था एन अकबरी। फेमस बुक थी यहाँ पर, जो कि अबुल फैसल जो कि उसके कोर्ट में आता था, उस पर्सन ने जो अकबर की बायोग्राफी यहाँ पे लिखी थी, अकबर की लाइफ, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैसा रहा था उसके बारे में लिखा था। नेक्स्ट देखो बात करूंगी तोदरमल ने क्या, इंडिया को 5 मिनट रह गए, 4 मिनट रह गए, मैं छा रही हूँ हो जाएगा 4 मिनट में, 4 भी पूरी दिन रहती ताकि 1 घंटे से लेंदी ना हो। कहते हैं तोदरमल जो कि अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बहुत इफेक्टिव रेवेन्यू का सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस करा था, जिसमें उन्होंने हर एक क्रॉप को 10-15 साल उन्होंने लगाए थे, और उन्होंने जो क्रॉप को आइडेंटिफाई किया, उसको सर्वे करा, उसको यील्ड देखा कि हर एक क्रॉप से हमको कितना यहाँ पे मिल सकता है, कितना अमाउंट है, कितना इनपुट, कितना आउटपुट, और तब जो उन्होंने सबके जो है प्राइस को सेटअप करा था, रेट्स को जो है फिक्स करा था, जिससे काफी अच्छा हो गया था, जिससे मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफी स्ट्रेंथन हुआ था। लोगों की देखो जिंदगी कैसी थी इस टाइम पे, इकोनॉमी जो है काफी थ्राइव कर रही थी, स्टार्टिंग में काफी अच्छा था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे डेवलप हुआ था। इवन यहाँ पे मैंने कहा मेटल्स वगैरह के अलग अलग डिनोमिनेशंस के, 1 रुपया, 1.5 रुपया, जैसे आज के टाइम पे हम कहते हैं, वो यहाँ पर थे, जो कि मुगल्स के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए थे। यहाँ पे एक रुपया था, जो कि सिल्वर कॉइन होगा तो रुपया होगा, अगर कॉपर कॉइन तो वो दाम होगा, जिसकी वैल्यू जो थोड़ी सी कम होगी। तो डिनोमिनेशन जो है वो अलग अलग यहाँ पर है एट द टाइम ऑफ मुगल्स। इकोनॉमी की बात करूं, एग्रीकल्चर जो उसकी बैकबोन थी उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी की, जो रूलर्स है वो एग्रेरियन इकोनॉमी पे डिपेंड हुआ करते थे। एक्सपेंशन भी जो यहाँ पे काफी हो रहा था इरिगेशन का, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो यहाँ पर था, यील्ड जो यहाँ पर था वो काफी बढ़ रहा था। मल्टीकल बहुत अलग अलग प्रकार के क्रॉप जो यहाँ पर ग्रो हो रही थी, फूड क्रॉप भी थी, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस वगैरह, और ना खाने वाली क्रॉप भी यहाँ पर थी, कॉटन है, वूल है, टेक्सटाइल्स वगैरह है, वो सब भी यहाँ पर था। अब एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पर अलग एक्टिविटीज भी यहाँ पर थी। फॉर सपोज क्राफ्ट पीपल यहाँ पर, आर्टिसंस का वर्क यहाँ पे हो रहा है, छोटे मोटे हाथों की कारीगरी यहाँ पर हो रही है, यूटेंसिल्स, वेपन्स, टेक्सटाइल, ये भी यहाँ पर बन रहा है। रिवर का ट्रेड जो है, जो पानी में ट्रेड हो रहा है, उसको यहाँ पे डेवलप करने के लिए यहाँ पे शिप बिल्डिंग भी हो रही थी। कुछ यहाँ पे चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, अपने देश से बाहर भेजना, इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर के देश से अपने यहाँ मंगवाना। तो एक्सपोर्ट यहाँ पर हुआ कुछ इंडियन गुड्स का, चाहे वो टेक्सटाइल्स है, क्राफ्ट वगैरह है, उन सबका यहाँ पर हुआ था। कैलिकट में आया, कुछ मैंगलोर वगैरह, बेंगलुरु में आया, सुधनी गुजरात में आया, मसूलीपट्टनम में आया। हमने क्या क्या भेजा, हमने सिल्क भेजा, हमने हॉर्सेस भेजे, हमने मेटल्स यानी कि कुछ लग्जरी गुड्स वगैरह हम लोगों ने भेजे थे। नहीं हो पाएगा।
लास्ट पॉइंट वाज व्हाट वाज हुंडी सिस्टम, क्या था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। हुंडी वाज बेसिकली अ काइंड ऑफ चेक जो कि आज के टाइम पर होता है, जो कि उस टाइम के जो शिप वगैरह में जो भी यहाँ पर लोग जा रहे थे वो उस हुंडी को, एक चेक को जो है लेके जाते थे, ताकि उनको जो अपने साथ फिजिकल अमाउंट ना लेके जानी पड़े। हुंडी को ले गए एक चेक एक तरीके का, वहां जाके जो है ट्रेडर को वो चेक दे दिया, अब जो उसको वो इनकैश करा लेगा। अब समझे तो बेसिकली क्या, एक रिटर्न ऑर्डर है, एक नोट है, यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करा था, जिसमें है कि भाई देखो ये यहाँ पे हुंडी है, ये 2500 रुपए की हुंडी है, ये मैंने आपको दी, आप शिप में जो ले गए, आपको देखो उससे क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड यहाँ पे काफी एनकरेज हुआ, और यहाँ पे जो चोरी का यहाँ पर जो है प्रोसेस, शिप में देखो चोरी पहले बहुत होती थी, जो पैसा यहाँ पे रखा है उस पैसे की चोरी यहाँ पे नहीं होगी, एक हुंडी है, आपको जाके उस ट्रेडर को, जिस ट्रेडर का यहाँ पे नाम है उसी को यहाँ पे दोगे, तभी जो है यहाँ पर उस आपको मिल पाएगा पैसा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये चीज हुआ करती थी। लास्ट देखो बात करो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जो यहाँ पर काफी था, स्टार्टिंग में जो है काफी अच्छा हुआ, लेकिन बाद में हैवी टैक्सेस यहाँ पे लगे तो पीजेंट्स यहाँ पे काफी परेशान हो गए थे। इवन यहाँ पे क्या था, बॉन्डेड लेबर थी। बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या होता है, आप बिना उनको पैसा दिए एक कम पैसे में जो लेबर से काम यहाँ पे करा रहे हो, वो यहाँ पर हो रहा था। क्राफ्ट पीपल यहाँ पे थे, लेबरर्स यहाँ पे थे, 1 घंटा हो गया शायद। क्राफ्ट पीपल यहाँ पे, लेबर्स वगैरह वो यहाँ पर थे, उनको भी जो है काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। वेल्थ वगैरह जो पैसा था, वो पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ रूलर्स के हाथ में, नॉबल्स के हाथ में, ऑफिशियल्स के हाथ में रह गया था। यानी कि स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेट 1600 में, यानी कि बेसिकली 1670 के आसपास का जो उसकी बात का टाइम था, उस टाइम पे जो है प्रॉब्लम यहाँ पे आने लग गई थी। पॉलिटिकली बहुत इंस्टेबिलिटी होने की वजह से, बहुत अनस्टेबिलिटी है, कभी कोई आ रहा है फिर कोई आ रहा है, फिर पॉलिसी चेंज हो रही, इन सब चीजों की वजह से इंडिया, हालांकि उसके बाद भी, डिस्पाइट उसके बावजूद भी इंडिया जो इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग रहा। जो यहाँ पे रूलर्स वगैरह थे, कम्युनिटीज थी, उन लोगों ने आर्ट को, आर्किटेक्चर को, ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को काफी अच्छे से जो है बना के रखा था। इससे हमको दिखता है कि इस तरीके से लोगों ने वॉरफेयर के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू, अपनी वैल्यूज को मानते हुए, हार्डशिप होते हुए थी, इन लोगों ने रेजिलियंस किया था, इन लोगों ने स्टॉप किया था, सबको रोका था, सबको जो है आराम से करा, रेसिस्ट भी करा, रेजिलियंस यानी कि बहुत शांतिपूर्वक इन लोगों ने जो है काम करा था। समझ में आ गया जी। एंड दैट वाज होल ऑफ योर चैप्टर। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। आप लोग चाहो, आप लोग को उसका पीडीएफ चाहिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। एंड टू नो कि हाँ कब क्या चल रहा है, कब क्या अपडेट मिल रही है, उसके लिए आप इस इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। इफ यू वांट, आप लोग मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चा लोग। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आपको चैप्टर समझ में आ गया। इफ यस, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बहुत अपने फ्रेंड्स को, इसको वीडियो को भी बहुत प्यार देना। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो जरूर करके ही जाओ, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। लव यू ऑल।